हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नैन्स केमिस्ट्री चैनल। आज हम स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का सेकेंड लेक्चर करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉन्ड क्या होती है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, हम बॉन्ड बनाते क्यों हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे हमारी बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है। लास्ट में आपका जो डाउट है, हमारी जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की, वो नेगेटिव क्यों होती है, वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले है कि हमारी केमिकल बॉन्ड होती क्या है। ओके, हमारे दो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कैसे कैसे हो सकती है, किस वजह से हो सकती है। देखो, एक एटम जब हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है दूसरे एटम को, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है। ऐसे बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। या दो एटम्स हमारे इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो, हमारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से दोनों एटम्स में, इन दो एटम्स में इस तरह से घूम रहे हो, तो मतलब हमारी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, उस तरह की बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अगर हमारा एक एटम के पास ऑर्बिटल खाली हो, मतलब एम्प्टी हो, दूसरे ऑर्बिटल हमारा फुली फिल्ड हो और उसके पास लोन पेयर भी हो, तब वो लोन पेयर जब ट्रांसफर करता है एम्प्टी ऑर्बिटल में, तब जो हमारी बॉन्डिंग बनती है उसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। इस तरह से डिफरेंट टाइप से हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दो एटम्स के बीच में। इसी को हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो केमिकल बॉन्ड हम किसे बोलते हैं? दो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम बात करते हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है। बॉन्ड लेंथ, तो इसको डिस्कस करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूं। जैसे हमारा एक एटम A है, एक एटम हमारा B है, यहां पड़े हैं मान लो दोनों। इस एटम के न्यूक्लियस को मैं Na बोल रही हूं, इस एटम के न्यूक्लियस को Nb बोल रही हूं, इस एटम के इलेक्ट्रॉन को Ea बोल रही हूं, इस एटम के इलेक्ट्रॉन को Eb बोल रही हूं। अब देखो, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होंगी। इसके न्यूक्लियस इसके बीच में पल्शन होगी, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। तो इन दोनों में तो क्या हो रही है? रिपल्शन। अब हमारी अट्रैक्शन कैसे होगी? देखो, इसका न्यूक्लियस, ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। एक तो ये होगी हमारी अट्रैक्शन, दूसरी इसका भी हमारे न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये हमारी रिपल्शन फोर्सेस लग रही हैं हमारे दो एटम्स के बीच में, ये हमारी अट्रैक्शन फोर्सेस लग रही हैं। अब हमारी बॉन्ड कैसे बनती है? हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इसका मतलब हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होनी चाहिए रिपल्शन से। अब क्या होगा? दो एटम्स हमारे दूर दूर पड़े हैं, अब हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू रिपल्शन। तो क्या होगा? हमारे एटम्स क्लोज आएंगे। अब क्लोज आने पे मान लो हमारे यहाँ पे आ गए एटम, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे आ गया एटम। अब इससे ज्यादा क्लोज आएंगे तो रिपल्शन स्टार्ट हो जाएंगी, इससे ज्यादा क्लोज नहीं आ सकते अब वो। अब क्या होगा? इन दोनों के एटम के बीच के जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस होगा उसी को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। इन दोनों एटम के बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस जो होगा, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। समझ गए? हम अगर बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन को बोले, ये आप समझ गए इतनी बात कि हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इन दोनों में और ये हमारी फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। अब क्या होगा? हमारे एटम्स दूर दूर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, रिपल्शन कम होगी, तभी वो पास पास आ पाएंगे। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा थी तो ये हमारे पास पास आ रहे थे, है ना, दोनों एटम्स क्लोज आ रहे थे। अब क्या हुआ? पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही क्लोज आ सकते हैं, ज्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। अगर इससे ज्यादा आएंगे तो रिपल्शन स्टार्ट हो जाएंगी। जितना वो क्लोज आ सकते हैं उतना वो क्लोज आएंगे बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। फिर क्या होगा? इन दोनों के बीच के न्यूक्लियस को जब वो बिल्कुल क्लोज आ गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों एक दूसरे से सेम है, मतलब हमारी जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन सेम हो जाएंगी, उस टाइम पे हमारी बॉन्डिंग होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इससे ज्यादा क्लोज आएंगे तो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम और रिपल्शन ज्यादा होने लग जाएंगी। मतलब हमारी बॉन्ड फॉर्म कब होती है? जब हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों इक्वल हो जाती हैं, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी, ऑप्टिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ nuclei of two bonded atoms। समझ गए इतनी बात मेरी? हमारे टू बॉन्डेड एटम्स के सेंटर न्यूक्लियाई जो होते हैं उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ।
अब हमारी बॉन्ड बनती क्यों है हम ये डिस्कस करते हैं। अब देखो हमारे एटम्स को बॉन्ड बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी, उनको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए वो बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। कोई भी एटम हमारी स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है। अब स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है किसी एटम में, हम कैसे पहचान सकते हैं कि अब ये एटम स्टेबल है, कैसे बोल सकते हैं। तो फर्स्ट तो थ्योरी जो हमारी आई थी वो ऑक्टेट थ्योरी, वो बोलती थी अगर हमारा एटम ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है अपना तो वो एटम स्टेबल होता है। मतलब अगर हमारे ऑक्टेट का मतलब क्या है, NH2 NP6 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हमारे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तब हमारा एटम स्टेबल माना जाता है, ठीक है। एक तो स्टेबिलिटी ऐसे अचीव कर सकते हैं, लेकिन इस थ्योरी की भी हमारी एक्सेप्शंस आ गई थी कि हमारे जो ज़ीनोन है वो भी तो कंपाउंड बनाता है, ठीक है। वो तो उसकी तो स्टेबिलिटी पहले से है, फिर वो क्यों कंपाउंड बनाता है, ठीक है। एक एक्सेप्शन थी इसकी, ये हमारी एक्सेप्शन है। तो हमें इतना पता लग गया कि हमारी बॉन्ड क्यों बनती है, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। और स्टेबिलिटी अचीव कब होती है, जब हमारे कोई एटम हमारा ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। ऑक्टेट कंप्लीट मतलब हमारे सारे जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। आप सबको पता होगा कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहते हैं, खुद भी स्टेबल होना चाहते हैं। लेकिन इस थ्योरी की एक एक्सेप्शन भी है। सेकेंड, अगर मैं बात करूं कि हम कब बोलते हैं कि कोई एटम स्टेबल है या कोई कंपाउंड स्टेबल है या कोई सिस्टम स्टेबल है, जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट होती है। जब किसी भी एटम की, कंपाउंड की, सिस्टम की एनर्जी लो होती है तो वो कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इसको मैं आपको ग्राफ से समझाती हूँ। जैसे हम कोवलेंट बॉन्ड की ही बात कर लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड का यहाँ पे आपको पता है बहुत बड़ा रोल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारी पॉजिटिव में, नीचे नेगेटिव में। आपने ये ग्राफ देखा भी होगा +1 में, जब आपने टॉपिक पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग, तो आपने ये ग्राफ वहाँ पे देखा होगा। किस टाइप से था ग्राफ, याद करो। ये R था डिस्टेंस, है ना। यहाँ पे R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है, 2 एटम्स के बीच में डिस्टेंस। अब मानो ये हमारे एटम यहाँ पे हैं, दूर दूर पड़े हुए हैं। ये ग्राफ ऐसा आता था ना, ऐसा, है ना, इस टाइप से आपने देखा होगा ग्राफ बुक्स में। अब क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों एटम्स की क्या है, 0। यहाँ पे 0 है ना पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारी 0 से भी कम हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा याद रखना स्टेबिलिटी कब अचीव होती है, जब हमारी पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट हो, पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट हो, समझ गए। अब ये बात तो हमेशा याद रखना, जब भी मैं बात करूँ पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की लोएस्ट है तो मतलब वहाँ पे स्टेबिलिटी मैक्सिमम है। अब यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म करने के लिए ये आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए, 0 से भी कम हो जाए चाहते हैं ये, अब ठीक है, तभी ये स्टेबल होंगे ना। अब क्या होगा, ये एटम्स क्लोज आएंगे। यहाँ पे मैं कोवलेंट बॉन्डिंग को समझा रही हूँ आपको। ये एटम्स हमारे क्लोज आएंगे, मान लो ये A है ये B है, यहाँ पे क्लोज आए, इतने क्लोज आ गए। अब देखो जब क्लोज आ रहे हैं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, ठीक है। ये क्या R है, R डिस्टेंस हमारा कम होता जा रहा है, 2 एटम्स के बीच में हमारी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी। कोवलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से ही होती है ना। अब यहाँ पे इन्होंने बॉन्डिंग कर ली, क्लोज आते गए, हमारी पोटेंशियल एनर्जी लो होती रही, हमारे क्लोज आते रहे, पोटेंशियल एनर्जी लो होती रही, और एक टाइम पे इन्होंने बॉन्डिंग कर ली कोवलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से, ठीक है। ये जो एनर्जी आई है पोटेंशियल एनर्जी सबसे लोएस्ट है, और इस टाइम पे जो हमारी स्टेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। स्टेबिलिटी मैक्सिमम है किनकी, इन दोनों एटम्स की, ठीक है। क्योंकि इन एटम्स में अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लोएस्ट है। तो हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि जब भी हमारे एटम्स क्लोज आते हैं वो किसी पर्टिकुलर पोजीशन तक ही क्लोज आ सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर क्लोज आएंगे। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्यों बढ़ रही है, अब अभी एटम इससे ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश करेंगे, इनका न्यूक्लियस है मान लो, अब इससे ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश करेंगे तो रिपल्शन स्टार्ट हो जाएंगी। रिपल्शन स्टार्ट होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी फिर से बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर और दूर जाते जाएंगे और हमारी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी। यहाँ पे पहले डिक्रीज क्यों कर रही है, क्योंकि एटम्स पास पास आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं। अब जितने पास आ सकते थे वो आ गए, उन्होंने बॉन्डिंग कर ली। जब बिल्कुल मैक्सिमम पोजीशन आ जाए कि इससे पास नहीं आ सकते, मतलब बॉन्ड फॉर्म हो गई है, ठीक है। अब इससे पास आएंगे तो रिपल्शन स्टार्ट हो जाएंगे, एटम्स दूर दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे एटम्स फिर से दूर दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे और दूर हो जाएंगे, इस टाइप से,
समझ रहे हो मेरी बात? पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट, स्टेबिलिटी हाईएस्ट, ये बात अपनी नोट डाउन कर लो अच्छे से। इस ग्राफ से भी आप समझ सकते हो और वैसे भी आप लिख सकते हो कि किसी भी सिस्टम की, किसी भी कंपाउंड की जब भी एनर्जी लोएस्ट होती है तो हमारी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो चलो इतना नोट करो। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे जिस पे हमारी बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है। तो चलिए फैक्टर्स डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी बातें और नोट डाउन कर लो। ये जो हमारी बॉन्ड लेंथ होती है ना, इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? हम इसको इलेक्ट्रॉनिक डिफ्रैक्शन मेथड से मेजर कर सकते हैं। किसमें? गैसियस स्टेट में हो अगर हमारे एटम्स ना, तब जब हमारे एटम्स गैसियस स्टेट में होते हैं, जब हमारे एटम्स बॉन्ड करते हैं, गैसियस स्टेट में बॉन्ड बनाते हैं, तब हम इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से इसको मेजर कर सकते हैं बॉन्ड लेंथ को। और एक्सरे डिफ्रैक्शन से हम मेजर कर सकते हैं जब हमारे एटम्स सॉलिड स्टेट में हो। समझ गए इतनी बात? ये कैसे, ये क्या लिख रही हूं मैं, मेजर कैसे कर सकते हैं हम बॉन्ड लेंथ को। ओके, और हमारे कुछ और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से भी हम बॉन्ड लेंथ को मेजर कर सकते हैं। अब बॉन्ड लेंथ को हम मेजर किस में करते हैं? या तो एंगस्ट्रॉम में करते हैं या तो हम पिकोमीटर में करते हैं। ओके, या तो एंगस्ट्रॉम या फिर पिकोमीटर। अब ये भी बात लिख लेना साथ साथ, हमारा जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है वो 1 × 10⁻⁻10 मीटर्स होता है, और जो हमारा 1 पिकोमीटर होता है वो हमारा 1 × 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होता है। ओके, इतनी बातें नोट डाउन कर लो। कौन से फैक्टर्स हैं हमारे जिस पे हमारी बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है? सबसे पहले है हमारा साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बॉन्ड लेंथ। कैसे? अब समझाने के लिए मैं बता दूं, जैसे हम बात लें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इसमें साइज देखो, इसने किसके साथ बॉन्डिंग की है? कार्बन के साथ सबने, ठीक है। तो ये है हमारे कार्बन का साइज, ये है उसका न्यूक्लियस। अब कोवलेंटली बॉन्डेड है। कोवलेंटली बॉन्डेड का मतलब क्या है कि इस तरह से ओवरलैपिंग की होगी। ये हमारा कार्बन, ये क्लोरीन। अब मुझे आप खुद ही बता दोगे कि किसकी बॉन्ड लेंथ कम है, किसकी ज्यादा है। अब देखो हमारे कार्बन का साइज तो सेम ही रहेगा, ठीक है। हमारे अब ब्रोमीन का साइज इंक्रीज हो जाएगा। ब्रोमीन, ये है कार्बन। अब आयोडीन का और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारा कार्बन उतना ही है, आयोडीन हमारा और भी ज्यादा, ठीक है। ये कार्बन, ये आयोडीन। इसी टाइप से होता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। और डाउन द ग्रुप हमारा क्या होता है? साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। ये तो आपको पता है। अब मुझे आप खुद ही देख के बता दो कि हमारी बॉन्ड लेंथ किस में मैक्सिमम है। इसमें डिस्टेंस इतना है, इसमें डिस्टेंस इतना हो गया, इसमें डिस्टेंस इतना हो गया, है ना। अब देखो साइज का इफेक्ट पड़ रहा है इस पे। जितना ज्यादा साइज है उतना न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। यहाँ पे साइज छोटा था हमारे क्लोरीन एटम का, इसलिए न्यूक्लियस और न्यूक्लियस डिस्टेंस इतना है। अब हमारा साइज बड़ा हो गया तो हमारे न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में डिस्टेंस इससे एज कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन में ज्यादा हो गया और आयोडीन में मैक्सिमम हो गया। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा इसका और सबसे बड़ी इसकी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ समझ में आ गई कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्यों है साइज ऑफ एटम के। जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ क्यों होगी। समझ में आ गया आपको इस टाइप से देख के? ओके, तो सेकंड फैक्टर की बात कर लेते हैं हम, मल्टीप्लिसिटी। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सेकंड फैक्टर है हमारा मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी, अब देखो हमारी एक ये बॉन्ड लेंथ है, अब हमारी डबल और हमारी सिंगल। अब इसमें बताओ बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम किसकी होगी? मैक्सिमम हमारी सिंगल बॉन्ड लेंथ होगी और ट्रिपल बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी। ये हमें पता लग गया। कैसे पता लगा हमें? क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बन रही है, यहाँ पे सिग्मा और पाई 2 बन रही है, यहाँ पे सिग्मा, पाई और एक और पाई बन रही है। इसका मतलब क्या है? सिग्मा बॉन्ड हमारी ओवरलैप कैसे करती है? इस टाइप से। यहाँ पे ओवरलैपिंग सिर्फ एक ही है, ठीक है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक ही हो रही है। अब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो ऑर्बिटल्स हमारे ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से ये और ज्यादा क्लोज आ जा रहे हैं, ठीक है। एक तो ये हमारी अट्रैक्शन हो रही थी, ओवरलैपिंग हो रही थी, अब दूसरे हमारे पाई बॉन्डिंग भी ओवरलैपिंग करने लगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पाई बॉन्डिंग आ गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगी।
और ऐसे भी बोल सकते हैं हम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है, यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से भी हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुई है यहाँ पे। और जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी हमारी बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी हो जाएगी। इसका मतलब सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ होगी ट्रिपल बॉन्ड की, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। तो ये होगी मोस्ट, ये होगी लीस्ट। तो आप इस तरह से बोल सकते हो, जैसे जैसे हमारा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, यहाँ पे हमारा बॉन्ड ऑर्डर सबसे मैक्सिमम है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, हमारी बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर किस में मैक्सिमम है? हमारी ट्रिपल बॉन्ड में, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें। समझ के इतनी बात नोट डाउन कर लो। लास्ट हम करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये तो मैंने ऐसे आपको कल भी बता दी थी हाइब्रिडाइजेशन प्रीवियस लेक्चर में, कि हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड की लेंथ पे क्या बात करें, हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉन्ड लेंथ पे। तो सबसे पहले आप मुझे बताना इसमें किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करते थे हम? सिग्मा बॉन्ड काउंट करके 1 2 3 4, सिग्मा बॉन्ड 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 1 2 3, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन 3 आया ना हमारा, तो sp2। ऐसे ही सिग्मा बॉन्ड 1 and 2 यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp। अब हमारे कार्बन एटम के जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, जैसे इसमें sp3 कर रहा है, इसमें sp2 कर रहा है, इसमें sp कर रहा है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है बॉन्ड लेंथ? तो कल भी समझाया था। पहली बात तो ये कि जो इसका साइज होता है sp3 का, ये लार्जेस्ट होता है। ठीक है, sp2 से बड़ा, सबसे छोटा हमारा sp होता है, उससे बड़ा हमारा sp2 और सबसे बड़ा हमारा sp3 ऑर्बिटल होता है। तो ये बात होगी कि जैसे साइज इंक्रीज करने की वजह से, ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज करने की वजह से ओवरलैपिंग इतने अच्छे ढंग से नहीं होती। ये हमने कल ही देख लिया था, ओवरलैपिंग सबसे अच्छी किस में होती है? sp में, उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात, हमारा s करेक्टर जिसमें ज्यादा होगा, s करेक्टर देखो इसमें हमारा 50% है, इसमें हमारा 33.33% है और इसमें हमारा 25% है। ठीक है, जितना ज्यादा हमारा s करेक्टर होता है उतनी ज्यादा हमारी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती है। क्यों होती है ऐसा? क्यों होता है? s करेक्टर ज्यादा का मतलब क्या है? पेनिट्रेशन पावर s की देखो, अगर हम s की सबसे ज्यादा होती है p की और फिर d की एंड फिर f की। एस करेक्टर ज्यादा होने का मतलब है कि न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होगा वो, क्योंकि पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है? न्यूक्लियस के कौन कितने क्लोज है? सबसे ज्यादा हमारा एस ही है। न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो हमारा बॉन्ड लेंथ तो डिक्रीज करेगी ही। ओके, समझ के इतनी बात। तो एस करेक्टर इंक्रीज होने से हमारी जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज होती है। दूसरा रीजन क्या बताया हमने? sp3 और हमारा जो साइज होता है ऑर्बिटल का वो इंक्रीज होने से हमारी जो बॉन्ड लेंथ है इंक्रीज। ओके, इतनी बातें नोट डाउन कर लो। हमने क्या क्या डिस्कस करा? सबसे पहले हमने बोला कि हमारा एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करेगा तो हमारी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, इसका मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। अगर हमारी मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज करती है तो हमारी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करती है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी। हाइब्रिडाइजेशन में हमने देख लिया, एस करेक्टर इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। लास्ट अगर हम बात करें, एक बात नोट डाउन कर लो कि अगर हमें बोले कि CH बॉन्ड लेंथ हमारे CH4 में कितनी है, C2H5 में कितनी है, C2H6 में कितनी है, तो हम बोलेंगे सेम है, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड होता है हमारी बॉन्ड लेंथ का वो हर कंपाउंड में सेम होता है, कांस्टेंट होता है। इसका कहने का मतलब है जो हमारी बॉन्ड लेंथ होगी, मान लो हमारी, जैसे मैं बोलूं हमारी C सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर। अब अगर हम बात करें ये C बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये किसी भी कंपाउंड में आ जाए, चाहे जैसे इनमें बात करें, जैसे ये देखो ये हमारा एक कंपाउंड है, इथेन। ठीक है, इसमें जो सिंगल बॉन्ड लेंथ होगी, कार्बन और कार्बन बॉन्ड लेंथ होगी, वो भी 154 पिकोमीटर होगी। अगर हमारा और कोई कंपाउंड आता है इसी टाइप से, हमारा अगर मैं बोलूं ये आ गया हमारा
ब्यूटेन, इसमें जो हमारी CC बॉन्ड लेंथ होंगी सारी की सारी 154 पिकोमीटर ही होंगी। मतलब कंपाउंड कौन सा भी हो, कैसा भी हो, हमारी CC बॉन्ड लेंथ सेम ही रहेगी। कोई भी बॉन्ड लेंथ, चाहे CC हो, चाहे CH हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, जो वो है हमारी उतनी ही रहेगी। ओके, वो कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे वो किसी भी कंपाउंड में चले जाए। तो लास्ट हम आपके डाउट की बात कर लेते हैं, इतना नोट डाउन कर लो जल्दी। अब आपका क्वेश्चन था कि हमारी सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन की नेगेटिव क्यों होती है। तो देखो, हमारी फर्स्ट वाली तो आपको क्लियर थी ना, हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो O नेगेटिव बनेगा, और यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बात क्लियर थी। अब क्या बोल रहे थे आप कि O नेगेटिव में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो आसानी से ऐड क्यों नहीं हो रहा, उसको हमें एनर्जी क्यों देनी पड़ रही है। O2 नेगेटिव बनके तो वो स्टेबल हो जाएगा, तो उसको तो इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, जो भी हमारे एनायन होते हैं उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, हमारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपल्शन की वजह से हमें यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो उसकी वैलेंस शेल में एंटर करे, तब हमारा O2 नेगेटिव बनेगा। समझ रहे हो बात। एनायन में जब हम हमेशा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, चाहे वो कोई भी एनायन हो, यहाँ पे ऑक्सीजन की बात नहीं, कोई भी एनायन हो, मैंने आपको एक्स से एग्जाम्पल, जनरल एग्जाम्पल लेके समझाया था मैंने ये बात को। तो अब मेरी बात समझो कि जो भी हमारे एनायंस होते हैं उनमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन की वजह से हमेशा हमें एनर्जी देनी ही पड़ेगी, तभी वो हमारा स्टेबल कंपाउंड बन पाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी सेकंड वाली नेगेटिव, क्योंकि हमें यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ रही है, और हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, या सिस्टम हमारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। समझ गए बात। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि O2 नेगेटिव हमारा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू O नेगेटिव। आपकी कंफ्यूजन भी सही है कि हाँ, इलेक्ट्रॉन को तो आसानी से गेन हो जाना चाहिए क्योंकि O2 नेगेटिव से तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन सभी के सभी जो एटम्स होते हैं हमारे, वो जरूरी नहीं है अपने आप अपनी स्टेबिलिटी को अचीव कर लें। कुछ हमें एनर्जी कई बार देनी पड़ती है ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करें। ओके, तो ये आपकी कंफ्यूजन थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्यों यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ रही है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से। ओके, आज के लिए हम इतना करते हैं। कल हम करेंगे बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।